देखिए भी बात करते हैं अभी अपन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो वीडियो था इसके पहले का मैंने उसमें बोला कि अपन कुछ एक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझ लोगे तो बहुत ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं एक्चुअल जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका जो मतलब उसका जो मॉडल्ड मतलब क्या जो इक्विवेलेंट मॉडल जो अपन बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, उसका अगर मैं सर्किट बनाऊं तो देखिए कैसे आता है वो। तो जो सर्किट बनेगा आपके पास इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, और ये क्या आपके पास सपोज अगर मैं उसको सिर्फ यहाँ पे दिखा दूं तो ट्रांसमिशन लाइन का बेसिकली कैपेसिटेंस है। ये यहाँ पे मत दिखाओ, उसको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दो, ठीक है। ये बेसिकली उसका एक बस मैं आपको छोटा सा उसका ये बता रहा हूँ कि मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन का जो एक्चुअल सर्किट बनता है इस तरीके से बनता है। ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, कैपेसिटेंस बनता है। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, जनरली अपन क्या करते हैं उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं। क्या करते हैं उसको अपन जनरली निग्लेक्ट करके चलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है ना, ये जो कैपेसिटर होता है ना, इट इज कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। इट इज कंसिडर एज व्हाट, सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, और आई कैन कॉल एज व्हाट, दिस इज जनरेटिंग द व्हाट रिएक्टिव पावर एंड दिस वन इज एब्जॉर्बिंग द व्हाट एक्टिव रिएक्टिव पावर। मैं इसको लिख देता हूं। आई एम सेइंग दैट दिस कैपेसिटर इज व्हाट, जनरेटर ऑफ रिएक्टिव पावर, जनरेट्स रिएक्टिव पावर। आपको पता होगा कि कैपेसिटर कौन सी रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा और कौन सी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको पता होगा। ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, नहीं पता होगा तो एक बार फिर से बता देता हूं। एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर कौन एब्जॉर्ब करेगा? इंडक्टर क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, और कैपेसिटर क्या करेगा आपके पास, उसको जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपको एक बात पता चल गई कि कैपेसिटर जनरेट रिएक्टिव पावर एंड इंडक्टर जनरेट्स व्हाट, जनरेट नहीं एब्जॉर्ब करता है। जब भी आप कैपेसिटर की बात करते हो तो आपको एक बात पता होगा क्या, कैपेसिटर की जब भी बात करते हो तो कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर में जो भी करंट आती है, करंट कैसे आती है आपके पास, लीडिंग नेचर की करंट आती है। तो उसको मैं लिख देता हूँ GIC। क्या लिख देता हूँ उसको, JIC। इसका मतलब क्या, जो करंट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस में जो भी करंट आएगी आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस में, करंट कैसे होती है, लीडिंग नेचर की होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव पावर आएगी, रिएक्टिव पावर कैसे होगी आपके पास, QC जो बनेगा वो कैसे बनेगा आपके पास, लीडिंग रिएक्टिव पावर का नेचर बनेगा QC का। सो दिस विल बी बेसिकली लीडिंग रिएक्टिव पावर, लीडिंग नेचर की रिएक्टिव पावर आएगी, ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर। सिमिलरली जब मैं इंडक्टर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, सब सिमिलरली जब मैं इंडक्टर की बात करूंगा तो इंडक्टर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज जो बनेगी, दिस विल बी व्हाट VL। इसमें जो करंट आएगी आपके पास, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट J टाइम्स ऑफ IL। इसमें जो करंट आएगी आपके पास कैसे बनेगी, J टाइम्स ऑफ IL। और आपको पता है क्या, VL लीड्स IL बाय 90 डिग्री। सो दिस इज व्हाट, दिस आपको माइनस 90 डिग्री, सिर्फ मैं यहाँ पे JIL लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जो आता है माइनस JIL, अपन उसको लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी कोई रिएक्टिव पावर, जो एक्चुअली उसकी जो करंट होती है इंडक्टर की कैसे होती है, प्योरली 90 डिग्री लैगिंग होती है टू वोल्टेज। इसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव पावर आएगा, दैट विल बी व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कैसे आएगी आपके पास, QL विल बी व्हाट, दिस विल बी लैगिंग रिएक्टिव पावर। एक कैसे रिएक्टिव पावर होगी, दिस विल बी लैगिंग रिएक्टिव पावर होगी बेटा, ठीक है। सो दिस विल बी लैगिंग रिएक्टिव पावर आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब कि आपको एक बात पता चल गई कि जब भी अपन ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टर है, इट विल एब्जॉर्ब द लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड कैपेसिटर विल जनरेट व्हाट, इट विल जनरेट द लीडिंग रिएक्टिव पावर। नो, इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर को लेता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या करता है, देता है। इसका मतलब कि जो मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, लैगिंग रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, उस केस में जो लैगिंग रिएक्टिव पावर देने वाला होगा वो सिर्फ अपने पास एक ही है, कौन, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज गिविंग द लैगिंग रिएक्टिव पावर, it is taking the what, leading reactive power, whereas in case of the inductor is taking the lagging reactive power and it is giving the what, leading reactive power। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे आपको उसको समझा भी दिया कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर लैगिंग करंट लेता है, इसका मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा और लीडिंग रिएक्टिव पावर देगा और लीडिंग करंट देगा। सिमिलरली जब मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो कैपेसिटर विल टेक द लीडिंग करंट, इट मींस इट विल टेक द लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड इट विल गिव द व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये देगा और जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये देगा। इसका मतलब क्या, द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, दिस वन टू दिस वन, इट विल कंटिन्यू, इट विल व्हाट, कंटिन्यू। और एक ऐसा केस आएगा कि जिस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है वो इतनी नहीं कि जितनी इसकी डिमांड है, किसकी, जो लाइन की डिमांड जितनी, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो इंडक्टर है उसकी जो डिमांड है उतनी रिएक्टिव पावर अगर उसको नहीं मिली तो भाई मतलब कि अपन को क्या करना पड़ेगा, और कोई ऐसी चीज अपन को ढूंढनी पड़ेगी कि जो क्या कर सकती है, उसको और रिएक्टिव पावर दे सकती है। जैसे एक कैपेसिटर हो सकता है उसके अक्रॉस में और दूसरा कैपेसिटर लगा दो, सो दैट दोनों मिलकर क्या करेंगे, उतनी रिएक्टिव पावर देंगे किसको, ट्रांसमिशन लाइन को, जितनी उसकी डिमांड है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी डिमांड जितनी है, इस कैपेसिटर की उतनी डिमांड अगर ये नहीं फुलफिल कर पा रहा है ये वाला इंडक्टर, तो उस टाइम पे ऐसा भी सोच सकता हूँ कि भाई इसके लिए मतलब मुझे एक और ऐसा कोई मतलब कि एलिमेंट लगाना पड़ेगा कि जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैपेसिटर की जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो क्या करे, उसको फुलफिल करे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी इसकी डिमांड है उतनी डिमांड ये फुलफिल कर रहा है और जितनी इसकी डिमांड है उसकी डिमांड को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या, द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द इंडक्टर। इट मींस रिएक्टिव पावर गिवन बाय द कैपेसिटर एंड रिएक्टिव
पावर एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर, इफ दिस बोथ आर इक्वल देन दिस लोडिंग, और जिस लोडिंग पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन में जो लोड आप कनेक्ट करोगे, जिस लोड पे इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर और कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर, इसका मतलब क्या, लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड लैगिंग रिएक्टिव पावर, व्हेन दिस बोथ विल बी इक्वल देन इन दैट केस आई कैन से द लोडिंग व्हिच विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांसमिशन लाइन, इट विल बी व्हाट, इट विल बी द सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, इट विल बी व्हाट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। तो मैं इसको फिर से एक बार चाहे तो उसका डेफिनेशन लिख देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि द लोडिंग एट विच द इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर विल बी इक्वल्स टू द कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर, देन दैट लोडिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। मैंने इसके पहले आपको जब समझाया तो उस टाइम पे मैंने बोला कि जो इंडक्टर की जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है, उस रिएक्टिव पावर को डिमांड फुलफिल करने के पास आपके पास कैपेसिटर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडक्टर की जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मैंने बोला कि उसके पैरेलल में हो सकता है कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मैं एलिमेंट लगा दूंगा सो दैट दोनों मिलकर इंडक्टर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंडक्टर जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई कैपेसिटर की जितनी डिमांड है रिएक्टिव पावर को उसको फुलफिल करे, तो उस केस में मैं उसके अक्रॉस में ऐसा कोई एलिमेंट लगा दूंगा कि जो क्या करे, कैपेसिटर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितनी इंडक्टर की डिमांड है उतनी कैपेसिटर दे रहा है और जितनी कैपेसिटर की डिमांड है उतनी इंडक्टर दे रहा है। इसका मतलब क्या, ऐसी कोई लोडिंग की कंडीशन या ऐसा कोई लोड के जिस लोड पे दोनों इक्वल हो जाए उसको मैं बोलूंगा सर्ज इंपेडेंस लोड। क्या बोलूंगा मैं उसको, सर्ज इंपेडेंस लोड, और जो लोडिंग होगी उसको मैं बोलूंगा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं उसके डेफिनेशन लिख देता हूं। द लोडिंग या द लोड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं द लोडिंग एट विच इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर, द लोडिंग एट विच इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर is equal to capacitive volt ampere, is equals to what, capacitive volt ampere is called as, या is defined as, आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं, is called as surge impedance loading, is called as what, surge impedance loading, surge impedance लोडिंग। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलेंगे आप लोग, क्या उसको आप बोल सकते हो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बोलेंगे आप लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं उसको, क्या, द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू व्हाट, रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड बाय द व्हाट, इंडक्टर, और द रिएक्टिव पावर ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल्स टू रिएक्टिव पावर ऑफ द कैपेसिटर। ये जनरेटर है और ये क्या है आपके पास, ये ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ रही है, ये जनरेट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जनरेट करेगा तभी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या, द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, दिस वन टू दिस वन। इसका मतलब क्या, कैसे आपके पास बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर है, पहले इंडक्टर देगा फिर कैपेसिटर लेगा, कैपेसिटर देगा तो इंडक्टर लेगा, दोनों एक दूसरे के लेते रहेंगे। बात समझ में आ रही, ये वाली जो कंडीशन होगी उसमें अगर मैं उसकी रिएक्टिव पावर लिखूं तो देखिए इसकी रिएक्टिव पावर कैसे लिखी जाएगी, कैपेसिटर की जो रिएक्टिव पावर लिखी जाएगी, QC इज इक्वल्स टू व्हाट, QC इज इक्वल्स टू व्हाट, VC स्क्वायर अपॉन व्हाट, XC। तो इसको मैं लिख दूं VC को VC स्क्वायर, और XC को क्या लिखा जा सकता है, XC विल बी रिटन एज व्हाट, 1 बाय ओमेगा C, XC कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C विल बी व्हाट, दिस विल बी ओमेगा C के बराबर आ जाएगा। सो QC इज इक्वल्स टू व्हाट, QC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इनटू व्हाट, ओमेगा C। आई होप कि शायद आपको समझ में होगा। ठीक है, जैसे मैंने QC के लिए लिखा सिमिलरली मैं QL के लिए लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, QL इज इक्वल्स टू व्हाट, QL इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन व्हाट, XL, सो दिस विल बी व्हाट, V स्क्वायर अपॉन व्हाट, ओमेगा L। ऐसा भी मैं लिख सकता हूं भाई। ठीक है, तो बस आपको ये पता रहे कि मतलब ये जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में कैसा क्या होगा। आपको इसमें एक बात ये भी पता चलेगी कि देखिए जब भी मैं बोल रहा हूं कि दोनों की रिएक्टिव पावर की डिमांड जब सेम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन को एक नए रिएक्टिव पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या, इस केस में जो सप्लाई साइड से जो रिएक्टिव पावर आएगी वो रिएक्टिव पावर कैसे हो जाएगी, अभी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी उसकी डिमांड थी ट्रांसमिशन लाइन की उसको तो भाई मतलब इंडक्टर जो कैपेसिटर था जो उसके अक्रॉस में फॉर्म होगा कैपेसिटर तो उसको दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सप्लाई साइड से रिएक्टिव पावर आने की जरूरत है ही नहीं इस केस में। इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, इस केस में एक बात आप कह सकते हो कि भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में जो सप्लाई साइड से आने वाली रिएक्टिव पावर होगी वो कैसे हो जाएगी आपके पास, QS विल बी इक्वल्स टू 0, और QS अगर इक्वल्स टू 0 होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जो सेंडिंग एंड साइड से जो पावर आ रही है तो इसका मतलब क्या, वो कैसे होगी आपके पास कैसे होगी आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर वाली पावर होगी। कैसे पावर होगी, यूनिटी पावर फैक्टर वाली पावर, सो यूपीएफ आप उसको कह सकते हो। इसका मतलब क्या, इस केस में जो आपके पास वोल्टेज जो करंट देखने के लिए मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन फेज मिलेगा, दोनों का कैसा मिलेगा, इन फेज मिलेगा। और जो टाइप ऑफ लोड देखने के लिए मिलेगा, टाइप ऑफ लोड कैसा हो जाएगा, रेजिस्टिव टाइप का लोड हो जाएगा आपके पास। लोड कैसा हो जाएगा आपके पास, रेजिस्टिव लोड की तरह आपके पास आपके ट्रांसमिशन लाइन को फील होगा कि भाई ट्रांसमिशन लाइन को ऐसा फील होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन अभी कैसे कर रही है, ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर को सप्लाई कर रही है, क्योंकि रिएक्टिव पावर तो जीरो है, रिएक्टिव पावर की डिमांड तो जीरो हो गई, क्योंकि वोल्ट एम्पियर जितना था इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर इक्वल्स टू कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब ना तो उसको देना है ना तो उसको लेना है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सप्लाई को कौन से रिएक्टिव पावर देनी पड़ी, कोई भी रिएक्टिव पावर देनी नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्टिव पावर देनी पड़ेगी। अभी लोड की जितनी डिमांड होगी लोड को सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग बोलेंगे आपको।
बात समझ में आ रही है जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए इसके आगे की और इन्फॉर्मेशन अपन डिस्कस करते हैं कि इस केस में जो पावर आएगी, पावर कैसे आएगी आपके पास, ठीक है। तो देखिए इस केस में जो एक्चुअली आपके पास जो पावर आएगी, पावर 3 फेज पावर जो आएगी, दिस 3 फेज पावर विल बी रिटन एज व्हाट, दिस विल बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, पर फेज वोल्टेज इनटू पर फेज करंट इनटू व्हाट, आई cos phi, ठीक है। cos phi तो कैसा आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या, दिस विल बी रिटन एज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ VPH इनटू व्हाट IPS, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 फेज पावर। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि पावर फैक्टर कैसा आपके पास, cos phi = 1 इज नथिंग बट व्हाट, यूनिटी पावर फैक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, यूनिटी पावर फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको यूनिटी पावर फैक्टर अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन को फील कर रहा है, मतलब फील हो रहा है उसको कि मतलब वो एक रेजिस्टिव लोड को आप पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होंगे, लॉसेस भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कम हो चुका है। करंट का अगर रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो चुका है, क्योंकि देखिए आपके पास जो करंट होता है, आपके पास करंट जो आई, अगर मैं इसको फेजर में लिख रहा हूं तो I इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं उसको लिखूं उसका कि I cos phi प्लस व्हाट J या माइनस J, क्योंकि लैगिंग नेचर की करंट होती है जनरली आपके पास, माइनस J I sin phi, ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि आपके पास जो पावर आ रही है, पावर कैसे आ रही है, रेजिस्टिव नेचर की पावर आ रही है। इसका मतलब क्या, जो करंट होगी, करंट का सिर्फ और सिर्फ कैसा पार्ट आएगा, रियल कंपोनेंट ऑफ द करंट आएगी, इमेजिनरी पार्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है इस केस में, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो कंपोनेंट आएगा I इज इक्वल टू व्हाट, I cos phi, दिस विल बी लेस देन दैट व्हाट रिक्वायर्ड वन। इसके पहले जितना था उससे डेफिनेटली उसका वैल्यू कम हो चुका है। इसका वैल्यू अगर कम हो चुका है, इसका मतलब क्या, करंट कम हो चुकी है। करंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, सिस्टम में जो I2R लॉसेस आ रहे थे वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिस्टम में I2R लॉसेस कम हो जाएंगे तो अब ये इसका मतलब कि उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगा, उसकी पावर, सॉरी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर हो जाएगा। इसका मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप जो था इसके पहले, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं बेसिकली सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की। इसके लिए अपन हमेशा चाहते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे क्या करे, एक्ट करे, ऐसा अपन लोग हमेशा चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और बात मैं यहाँ से देखिए कि मतलब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ से डिराइव करके आपको दे सकता हूँ, जो मैंने यहाँ से आपको बताया है आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर उसकी बात बताऊँ तो देखिए आपको यहाँ से क्या देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से एक बात आपको देखने के लिए मिल सकती है कि मैंने बोला कि जो रिएक्टिव पावर होगी QC इज इक्वल टू व्हाट, QL, ऐसा मैंने आपको बोला, ठीक है। QC इज इक्वल टू व्हाट, QL, ऐसा मैंने आपको बोला, ठीक है भाई। QL ऐसा होता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि जो I होगा आपके पास, I किसके बराबर होगा आपके पास, करंट जो होगी, करंट कैसे लिखी जाएगी, देखते हैं करंट कैसे लिखी जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, V² अपॉन व्हाट XC, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, I², ये सप्लाई साइड से आने वाली करंट है, I² मल्टीप्लाई बाय व्हाट QL नहीं सॉरी XL, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो जो V होगा आपके पास V² अपॉन व्हाट 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी 1 अपॉन XC इज नथिंग बट व्हाट, XC क्या होता है आपके पास 1 बाय ओमेगा C, तो ओमेगा C क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी V² इनटू ओमेगा C इज इक्वल टू व्हाट I² इनटू व्हाट ओमेगा, सॉरी ये नीचे आएगा ना, अपॉन व्हाट, नहीं ये तो साथ में आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस विल व्हाट ओमेगा L, ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो भाई, क्या देख सकते हो कि देखिए ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट V² अपॉन व्हाट I² इज इक्वल टू व्हाट L बाय C। तो यहाँ से जो इंपेडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन को जो इंपेडेंस फील हो रहा है ना, अभी देखो इतना इंपेडेंस फील हो रहा है, J इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ रूट LC। इसका मतलब क्या, अब जो ट्रांसमिशन लाइन को जो इंपेडेंस देखने में मिल रहा है वो इंपेडेंस कितना आपके पास, Z इज इक्वल टू व्हाट रूट L और C। अगर इस तरीके का इंपेडेंस अगर ट्रांसमिशन लाइन को फील हो रहा है तो इस इंपेडेंस को अपन क्या बोलेंगे, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। क्या बोलेंगे अपन उस इंपेडेंस को, इसको बोलेंगे Z इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ L और C, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्ज इंपेडेंस। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सर्ज इंपेडेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोग सर्ज इंपेडेंस। अगर अपन लोग इसको सर्ज इंपेडेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अपन जो ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन कैसे ऑपरेट कर रही है, इट इज ऑपरेटिंग एट व्हाट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे आपके ट्रांसमिशन लाइन क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। अगर ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब क्या, ट्रांसमिशन लाइन को जो पावर फैक्टर देखने के लिए मिल रहा होगा, कैसा पावर फैक्टर होगा उसका, यूनिटी पावर फैक्टर देखने के लिए मिल रहा होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर की वजह से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं आप सबको पता है। उसकी वजह से क्या क्या मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, एफिशिएंसी कैसी होगी, पावर फ्लो कैसा होगा, पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन कैसी होगी, ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता है। अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से पता है तो इसका मतलब अपन लोग क्या सोच सकते हैं, अपन लोग हमेशा यही सोचेंगे ट्रांसमिशन लाइन शुड ऑपरेट एट व्हाट, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। बात समझ में आ रही मैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो देखिए, अगर मुझे उसके पावर के बारे में अगर लिखना हो तो देखिए पावर कैसे लिखी जाएगी। सपोज अगर मैंने इसके पहले आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको याद आ रहा हो कि मैंने बोला था कि सपोज आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, सपोज इंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या कनेक्टेड है, सपोज एक लोड कनेक्टेड है, क्या है, लोड कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक लोड कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे उसका ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस भी होगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने ऐसा मान ली कि सपोज मेरे पास एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की तरफ बात चल रही है, क्योंकि कैसे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होगी तो उसमें तो वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटी वोल्ट एम्पियर, ऐसा होगा। उसमें रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर देता हूं क्योंकि लॉसलेस की बात चल रही है। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात होगी, उसमें अगर ऐसी बात चल रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब QC इज इक्वल टू QL, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की बात चल रही है, ठीक है। ऐसी बात चल रही है। अगर ऐसी बात चल रही है तो इस केस में आपको एक बात फिर भी समझने के लिए मिलेगी कि यहाँ से देखिए, जब मैं पावर का एक्सप्रेशन लिखता था VS सेंडिंग एंड साइड के लिए और यहाँ पे मैं लिखता था VR रिसीविंग एंड साइड के लिए, तो इसके लिए मैंने जो पावर का एक्सप्रेशन पता किया था, पावर का एक्सप्रेशन क्या था, पावर P इज इक्वल टू व्हाट, VS इंटू VR अपॉन व्हाट XS
इनटू व्हाट साइन डेल, इस तरीके से मैं बात करता था, ठीक है। अगर इस तरीके से मैंने बात करी थी तो उस टाइम पे मैंने बोला था आपके पास जो इंपेडेंस था कैसा था, प्योरली कैपेसिटिव नेचर का आपके पास, सॉरी रेजिस्टिव नेचर का, सॉरी इंडक्टिव नेचर का इंपेडेंस देखने के लिए मिलता था, क्योंकि रेजिस्टेंस को निकले कर दिया इस टाइप पे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि यहाँ पे जो इंपेडेंस देखने के लिए मिल रहा है ट्रांसमिशन लाइन को, फिलहाल कैसा इंपेडेंस है आपके पास, एसआईएल टाइप का इंपेडेंस है, सर्ज इंपेडेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो जो सर्ज इंपेडेंस है उसका एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखिए किस तरीके से मेरे पास एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा। दिस विल बी पी इज इक्वल्स टू व्हाट, वी एस इनटू वी आर डिवाइडेड बाय व्हाट, जेड इंटू व्हाट साइन ऑफ डेल, इंटू व्हाट साइन डेल, इस तरीके से होगा। अगर इस तरीके से हो रहा है तो देखिए इसमें क्या होगा आपके पास, दिस विल बी वी एस इंटू वी आर अंडर रूट ऑफ व्हाट एल और सी इंटू व्हाट साइन डेल, इस तरीके से होगा। अगर मैंने बोला कि मैक्सिमम सर्ज इंपेडेंस लोडिंग मुझे कब ऑब्टेन हो सकती है, अगर मैंने ऐसा बोला आपको कि मैक्सिमम सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कब ऑब्टेन हो सकती है, ये तभी ऑब्टेन हो सकती है जब डेल का वैल्यू कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब डेल का वैल्यू कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और डेल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई, अगर ये ओवरऑल टर्म अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए साइन डेल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। और साइन डेल का वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकता है जब डेल का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अगर उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा तो उस केस में देखिए आपके पास जो पावर आएगी, पावर P इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी वी एस इनटू वी आर अपॉन व्हाट जेड, और ये आएगा आपके पास क्या, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, मैक्सिमम सर्ज इंपेडेंस पावर जो आएगा आपके पास, मतलब जो मैक्सिमम पावर आएगा उस केस में दैट विल बी P इज इक्वल टू वी एस इनटू वी आर अपॉन व्हाट जेड, और जेड का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल और सी, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर ठीक है क्या आप नॉर्मल बात करें तो उसमें ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल है कि एल और सी इन दोनों को भी कंट्रोल करके पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए ना आप यहाँ से देख सकते हो कि पावर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल और सी, अगर सी ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, मुझे उसमें कैपेसिटर बिहेवियर को अगर मैं उसमें बढ़ा दूं और इंडक्टिव बिहेवियर को अगर मैं कम कर दूं तो उस केस में पॉसिबल है कि मेरे ट्रांसमिशन लाइन में जो भी पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा बहुत ही ज्यादा होगा। तो उस केस में अलग अलग टाइप की कंपेंसेशन यूज करके आप उसको डेफिनेटली बात कर सकते हो उसके बारे में। तो मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा कि उसमें कौन कौन से कंपेंसेशन में यूज कर सकता हूं, सो दैट आई कैन इंप्रूव द व्हाट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग और आई कैन इंप्रूव द व्हाट पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके बारे में एक दो जो आपके पास कंपेंसेशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, आपने जो अभी जो एसआईएल को जो एक्सप्रेशन लिखा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का आपने जो एक्सप्रेशन लिखा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे जो पावर का एक्सप्रेशन, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, इसके लिए जो ये वाली जो कंडीशन थी, इस कंडीशन पे जो मैंने पावर का एक्सप्रेशन लिखा था, क्या एक्सप्रेशन आया था, पावर P इज इक्वल टू व्हाट, वी एस इंटू वी आर अपॉन व्हाट एक्स अपॉन एक्सेस होता है। तो मैंने बोला कि नॉर्मली अपन उसको एक्सेस लिखते हैं, अगर मैं जो रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन को अगर इसको निगलेक्ट कर दूं तो अपन ऐसा लिखते हैं। लेकिन मैंने बोला कि अगर एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, ठीक है, एट एस आई एल एक्सेस विल बी रिप्लेस बाय व्हाट जेड विच इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल और सी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो उसको मैंने लिखा था पावर P इज इक्वल टू वी एस इंटू वी आर अपॉन व्हाट जेड इंटू साइन डेल, दिस इज इक्वल टू व्हाट वी एस इंटू वी आर अंडर रूट ऑफ एल और सी इंटू व्हाट साइन डेल, इस तरीके से। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पावर P इज इक्वल टू वी एस इंटू वी आर अपॉन व्हाट, ठीक है, मैं उसको ऐसा लिखता हूँ एल अपॉन सी इंटू व्हाट साइन डेल। मैंने आपको ये भी बोला था अगर अपन को P मैक्सिमम चाहिए, P मैक्स अगर चाहिए तो उसके लिए डेल का वैल्यू कितना होना चाहिए, फॉर P मैक्स डेल इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, फॉर P मैक्स डेल इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ऐसा केस है तो P इज इक्वल टू व्हाट वी एस इंटू वी आर अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ एल और सी, तो ये साइन 90 आ जाएगा। अगर साइन 90 आ जाएगा तो इस केस में जो आपके पास P आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट वी एस इंटू वी आर अंडर रूट ऑफ व्हाट सी और एल। ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी और मैंने आपको बताया भी कि किसको किस तरीके से अपन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, जनरली क्या होता है ना, एट वी एस इक्वल टू वी आर, जब उसमें लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा आपके पास, वी एस इज इक्वल टू व्हाट वी आर, मतलब क्या जो वी एस का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, वी आर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो उस केस में जो आपके पास पावर आएगी, पावर P इज इक्वल टू व्हाट वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, Vs का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, so this is nothing but what Vs का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ व्हाट C over L, अंडर रूट ऑफ व्हाट C over L, and this is the power transferred from that source side to that load side। बात समझ में आ रही? इस केस में जो पावर जो मतलब कि जिस लोड पे मतलब जिस लोडिंग कंडीशन पे इंडक्टिव वोल्ट एम्पियर इक्वल्स टू कैपेसिटिव वोल्ट एम्पियर हो रहा है, तो उस केस में जो ट्रांसमिशन लाइन को जो लोड देखने के लिए मिल रहा है, लोड कैसा मिल रहा है, रेजिस्टिव टाइप का लोड देखने के लिए मिल रहा है। और रेजिस्टिव टाइप का लोड देखने के लिए मिल रहा होगा तो उस केस में जो पावर ट्रांसफर होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी वी एस इंटू वी आर अपॉन जेड इंटू व्हाट साइन डेल। और मैंने बोला अगर आपको ये वाली पावर अगर मैक्सिमाइज करना होगा तो उसके लिए उस केस के लिए अगर साइन डेल की अगर वैल्यू के बारे में देखा जाए तो देन दैट इन दैट केस साइन डेल मस्ट बी व्हाट इक्वल, सॉरी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस केस में इतनी पावर आ जाएगी आपके पास, उस पावर को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला कि अगर वी एस इक्वल टू वी आर, जनरली एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग वी एस इक्वल टू वी आर है, तो उस केस में जो आपके पास पावर आएगी दिस विल बी दिस मच अमाउंट ऑफ पावर,
बात समझ में आएगी। अब मैंने बोला कि सपोज अगर अपन को इस केस में भी और भी अगर अपन को पावर को अगर मैक्सिमाइज करना है, सपोज आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है इट इज ऑपरेटिंग एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, सपोज इफ transmission line is operating at surge impedance loading, is operating at SIL, then power P is equals to what, Vs का square upon what Z, which is equals to what, Vs का square upon what, अंडर रूट ऑफ L और C। इस केस पे चल रही है ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर मैंने बोला कि सपोज अगर मैं इसको अगर वैरी कर दूं, किसको, अगर मैं सपोज अगर डेल को वैरी कर दूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, P को वैरी किया जा सकता है। किसको वैरी किया जा सकता है, ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर को, उसको वैरी किया जा सकता है। इसके लिए मुझे जेड को वैरी इस तरीके से करना सो दैट पावर ट्रांसफर कैन बी वैरिड। तो उसको किस तरीके से वैरी करे सो दैट अपन उसमें से चेंज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अगर अपन इंडक्टर को चेंज कर दे इसका मतलब क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे P को अगर इंक्रीज करना है, इफ P is to be increased, then L has to be what? Then L has to be decreased. Then what? L has to be decreased. बात समझ में आ रहा है आपके पास, L को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, if P has to be increased, then C has to be what? Increased. क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, VS स्क्वायर अंडर रूट ऑफ what, C by L, इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा P is directly proportional to what, अंडर रूट ऑफ C है, ये वाली केस देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से एक और केस देखने के लिए मिल रहा होगा कि P is inversely proportional to what, अंडर रूट ऑफ L है, इस तरीके से है। तो अगर ये वाली केस आपको देखने के लिए मिल रही है तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही होगी कि जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ा दूं तो उस केस में भी मैं पावर ट्रांसफर को बढ़ा सकता हूं। और अगर मैं इंडक्टर का जो इफेक्ट है अगर उसको रिड्यूस कर दूं तो उस केस में भी मैं क्या कर सकता हूं, पावर ट्रांसफर को मैं क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो दो तीन तरीके की, जिससे मुझे पता चला कि भाई अगर मैं उसको अगर चेंज करूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, एसआईएल को मतलब सर्ज इंपेडेंस लोडिंग को क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें चेंज कर सकता हूं। अगर उसमें ऐसा आपको देखने के लिए मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए अलग अलग कंपेंसेशन, उस कंपेंसेशन के बारे में बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप पहले हेडिंग डालिएगा सीरीज कंपेंसेशन। क्या सीरीज कंपेंसेशन की हेडिंग डाले, सीरीज कंपेंसेशन, सीरीज कंपेंसेशन, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आपके पास जो एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन है, देखिए किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, जो मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे उसका क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो ये उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस और ये क्या आपके पास इंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर मैं उसके सीरीज में अगर कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सीरीज में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखिए आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से आ जाएगी। उसके सीरीज में मैंने एक एलिमेंट को ऐड कर दिया जिसका नाम है कैपेसिटेंस। हो सकता है कि और भी दूसरा एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ मैं, देखते हैं कि मतलब क्या ऐड कर सकते हो क्या नहीं ऐड कर सकते हो, तो अपन देखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, सीरीज कंपेंसेशन, उसमें बोल रहा हूँ कि मैं कैपेसिटिव सीरीज कंपेंसेशन। कौन सा कंपेंसेशन है, कैपेसिटिव है। सर इंडक्टिव भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते, लेकिन डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव कंपेंसेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी और कैपेसिटिव कंपेंसेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चलना चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपन उसमें चेंज करेंगे भी। ठीक है भाई, इस तरीके से उसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं। तो ये अगर ऐसी केस है तो देखिए मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ, उसमें मैं कैपेसिटिव कंपेंसेशन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास कैसा कैपेसिटेंस है, ये शंट वाला कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो मैं उसको सी शंट लिख देता हूँ। ठीक है, और ये कैसा आपके पास सी सीरीज में लगा रहा हूँ मैं उसको, इसके लिए इसको सी सीरीज लिख देता हूँ। ये क्या आपके पास जे ओमेगा एल है। ठीक है, इस तरीके से तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, इस तरीके से बेसिकली चीजें आ रही है आपके पास। ठीक है, तो जब भी मैं देखिए बात करता था किसके करस्पॉन्डिंग, जब मैं जेड के करस्पॉन्डिंग बात करता था, जेड क्या होता था आपके पास अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी, इस तरीके से मेरे पास मैं जेड को लिखता था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं उसको लिखूँ तो देखिए उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे अगर उसको लिखूँ तो देखिए उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। इन दोनों को अगर मैं सपोज अगर ऐड करूँ तो देखिए उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। आप देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं एक्स इक्विवेलेंट में उसको बोल देता हूँ तो ये ऐसा लिखा जाएगा जे ओमेगा एल प्लस 1 बाय जे ओमेगा सी प्लस व्हाट, जे 1 बाय जे ओमेगा सी, ऐसा लिखूंगा क्योंकि इक्विवेलेंट इंपेडेंस तो यही आएगा उसका। तो उसको मैं एक्स इक्विवेलेंट ऐसा लिख रहा हूँ, दिस विल बी, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। ठीक है, मैं उसको इधर लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको इधर लिखता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत आएगी, और भी उसमें मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो मतलब एक ही जगह पे सब चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपके पास ये वाला केस तो आ गया, आपको इतना तो पता चल गया कि भाई आपके पास जो भी कोई कंडीशन आएगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, एक्स इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जे ओमेगा एल प्लस व्हाट 1 बाय जे ओमेगा सी प्लस व्हाट 1 बाय जे ओमेगा सी। इस तरीके से जे ओमेगा एल को अगर सपोज मैं अगर कॉमन निकाल लूं तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, दिस विल बी जे ओमेगा एल इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास। जे ओमेगा एल को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, कैसे कि देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से। कैसे बनेगा, दिस विल बी जे ओमेगा एल और ये बन जाएगा माइनस जे
अपॉन ओमेगा, ठीक है। और भी मैं उसको देखो कि ओमेगा से मैं क्या कर रहा हूँ उसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए कि जे ओमेगा एल से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल से, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बस मैंने एल को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, फिर मैं जे ओमेगा एल को क्या कर रहा हूँ कॉपी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो फिर ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू व्हाट एल सी। बाकी कुछ भी नहीं, अगर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म मिलेगी आपको जो इसके पहले मिल रही थी, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो जे ओमेगा एल था इसके पहले उसको भी अभी भी मैंने उसको ओमेगा एल ही लिखा है, और ये इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ये जो ओवरऑल जो टर्म है ना उस टर्म को मैं नाम लिख रहा हूँ के एस ई। क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी को मैं लिख रहा हूँ क्या, के एस ई। ये टर्म मैं बोल रहा हूँ उसको, चाहे तो मैं इसको लिख भी देता हूँ के एस ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। याद रखना इसको, बात समझ में आ रही, ये इस तरीके से। तो देखिए इसको मैं और भी सिंपल तरीके से अगर लिखना होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, एक्स इक्विवेलेंट। अगर मैं उसको जेड लिखना होगा तो देखिए जेड को मैं कैसे लिखूंगा, सर्ज इंपेडेंस को। इस केस में जो आपके पास सर्ज इंपेडेंस देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी व्हाट, इट विल बी एल अपॉन व्हाट सी। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर उसको मैं ऐसा कर दूं क्या, ओमेगा एल अपॉन व्हाट ओमेगा सी। कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है चांस। बस उसमें क्या करना, मैथमेटिक्स तो बस ओमेगा को अपने ऊपर नीचे एडजस्ट किया, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसको रिएक्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो रिएक्टेंस के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर मैं उसके कैपेसिटेंस में सिर्फ नॉर्मल जो टर्म्स है उसके टर्म्स में लिखना है तो तभी मैं उसको उस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जो उसको उस तरीके से लिखना तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, एल और सी को देखिए ये फिर क्या बन जाएगा आपके पास, एल जो था एल सीरीज था, रेशियो था एस था आपके पास, ये कैसा था, शंट कंपेंसेशन था, सॉरी शंट कैपेसिटर था। इसके पहले भी जो मैंने बताया था अभी तो मैंने उसमें लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी चीजें। तो दिस इज व्हाट शंट कैपेसिटर एक्चुअली, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एल था, एल का एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दिस विल बिकम व्हाट जे ओमेगा एल। हाँ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ठीक है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास बन जाएगा ओनली ओमेगा एल, दिस विल बी व्हाट ओमेगा एल इंटू 1 माइनस के एस ई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू व्हाट सी। देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एल अपॉन सी इंटू व्हाट, एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस एल अपॉन सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस के एस ई, और ये बन जाएगा आपके पास जेड डैश में उसको लिख देता हूँ, ठीक है। जेड डैश क्यों, क्योंकि इसके पहले जो जेड था और वो जेड और ए जेड इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास। इसके पहले जो जेड था दैट इज व्हाट, इट वाज नथिंग बट एल अपॉन सी। ये जो जेड डैश है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस के एस ई इंटू व्हाट 1 माइनस के एस ई, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ, ये जेड डैश है तो ये आ जाएगा आपके पास जेड अपॉन व्हाट जेड डैश, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज एल अपॉन सी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जेड अपॉन जेड डैश का। तो ये आ जाएगा आपके पास एल इंटू 1 माइनस के एस ई डिवाइडेड बाय सी। तो सी से देखिए अगर आप इसको देखोगे तो देखिए सी से सी कैंसर, एल से एल कैंसर, तो ये आ जाए आपके पास जेड अपॉन व्हाट जेड डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट के सी, 1 माइनस व्हाट के सी। इस तरीके से अगर मैं जेड डैश की वैल्यू देखूँ तो जेड डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज जेड इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस इंटू व्हाट 1 माइनस के सी, इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब क्या, जेड डैश की जो वैल्यू अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले सिर्फ जेड डैश था। अगर के की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं इसका मतलब उसमें कंपेंसेशन जीरो है। अगर उसमें कंपेंसेशन ऐड कर दूं तो उस केस में जो जेड की जो वैल्यू है ना, डेफिनेटली ये वाली जो टर्म आएगी ना लेस देन 1 आएगी। और लेस देन 1 से अगर आप किसी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली दैट टर्म विल गेट रिड्यूस। अगर मैं इस टर्म को रिड्यूस कर रहा हूं इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब एक ही हो रहा है कि पावर पी इज इक्वल्स टू व्हाट वी एस स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये जो था अभी और इसके पहले जो था पावर पी इज इक्वल्स टू व्हाट वी एस स्क्वायर अपॉन व्हाट जेड इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, इस केस में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो केस होगी ना, इस केस में पावर क्या हो जाएगा, ये मैं इसको पी डैश लिख रहा हूँ और इसको मैं पी लिख रहा हूँ। तो पी डैश जो होगा ना इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू पी वन, सॉरी पी। इसका मतलब क्या, पी डैश इज ग्रेटर देन व्हाट पी। इसका मतलब क्या, अगर मैं सीरीज में अगर कोई कंपेंसेशन ऐड करता तो उस केस में क्या हो जाएगा, सीरीज में कंपेंसेशन ऐड करने की वजह से मेरा जो इंडक्टेंस का जो इफेक्ट था वो कैसा हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरी पावर जो ट्रांसफर हो रही थी अब क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी, सॉरी वो इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों का रेशियो अगर सपोज मैं लूँ तो इन दोनों का रेशियो देखो कैसे आ जाएगा, मेरी वोल्टेज कांस्टेंट इन दोनों केस में, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो बन जाएगा आपके पास P डिवाइडेड बाय व्हाट P डैश। तो दिस विल बिकम व्हाट, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस ई, ठीक है। और मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, P डैश इज इक्वल्स टू P डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज P डैश इज इक्वल्स टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस ई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट पावर ट्रांसफर्ड इन सेकंड केस व्हेन द कंपेंसेशन इज अप्लाइड इनटू दैट सिस्टम। आप कई बुक्स देखोगे उसमें पी डैश की जगह पे उन्होंने रखी एस आई एल, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऐसा यूज किया होगा। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पी को एस आई एल लिख दो, ठीक है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग नॉर्मल केस में, और ये बन जाएगा 1 माइनस व्हाट के एस सी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट एस आई एल इनटू व्हाट डैश, मतलब क्या सेकंड केस का। ये भी आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आप उससे लिख सकते हो। उस पर मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने जैसा बोला उसमें कोई किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। अगर आपको बेटा इतना समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात और बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपन डिस्कस करेंगे सीरीज कंपेंसेशन विथ इंडक्टर।
अगर मैं इंडक्टर के साथ उसको करूंगा तो देखिए उसमें सीरीज कंपेंसेशन में क्या डिफरेंस आएगा, अब उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए इतना टाइम मैं उसमें लूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं उसको एकदम स्पीड में सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बस एक पहली जो चीज थी वो समझाना जरूरी थी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही जल्दी अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा सीरीज कंपेंसेशन का ही सेकंड पार्ट रहेगा ये, लेकिन वो कैसा रहेगा आपके पास, इंडक्टिव कंपेंसेशन। कैसा होगा, इंडक्टिव कंपेंसेशन, ठीक है। सीरीज कंपेंसेशन, बट कैसा होगा, शंट कंपेंसेशन। मैं देखिए अभी हेडिंग में क्या लिख रहा हूं, सीरीज कंपेंसेशन, और ये कैसा था आपके पास, दिस वाज कैपेसिटिव। तो उस केस में क्या हुआ, जो जेड का एक्सप्रेशन आया था, देखिए कैसे आया था, जेड का जो एक्सप्रेशन आपके पास आया था, जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड इनटू व्हाट, ये जेड डैश था, दिस वाज 1 माइनस व्हाट के सी, ठीक है। जो एस आई एल का एक्सप्रेशन आया था सेकंड केस में, दिस एस आई एल डैश इज इक्वल टू व्हाट, एस आई एल अपन व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के सी, इस तरीके से आया था भाई, ठीक है। अब मैं सेकंड केस के लिए जा रहा हूँ, किसके लिए, सीरीज कंपेंसेशन विद इंडक्टेंस या इंडक्टिव सीरीज कंपेंसेशन, ठीक है। सीरीज कंपेंसेशन का पार्ट है, लेकिन ये कैसा इंडक्टिव है, सीरीज कंपेंसेशन, बट कैसा है, इंडक्टिव है, तो दिस इज इंडक्टिव, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है भाई, तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, ये जनरल जो आपके पास नॉर्मल इंडक्टर था जो ओमेगा एल ओ, और अब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, सीरीज में उसमें एक और इंडक्टर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि उस केस में जो आपके पास जो जो ये मिलेगा, क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल वाला कैपेसिटेंस है, ठीक है। जो आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा कैसा मिलेगा, सी, और ये आएगा आपके पास जो ओमेगा एल एस सी, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूँ तो देखिए इसमें मुझे जो आपके पास जेड देखने के लिए मिलेगा वो कैसे मिलेगा बेसिकली, हाँ, तो इसका अगर मैं ओवरऑल अगर देखूँ तो इसका इफेक्ट देखिए क्या आएगा आपके पास, जे ओमेगा इंटू एल प्लस वाट एल एस ई, सीरीज में मैंने उसको एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास क्या, अगर मैं डायरेक्टली उसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, जो जेड देखने के लिए मिलेगा, जेड इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ, ये आएगा आपके पास ओमेगा एल प्लस एल एस ई, सीरीज में मैंने इसको ऐड किया, डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू व्हाट सी एस, या सी लिखो डायरेक्टली, ठीक है, ओमेगा इंटू सी एल, तो बन जाएगा आपके पास जेड इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल प्लस एल ए सी डिवाइडेड बाय सी, ये आ जाएगा आपके पास क्या, जेड डैश के वैल्यू, किसके वैल्यू हो जाएगा, जेड डैश के वैल्यू हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि सर आपने तो उसमें कुछ टर्म कॉमन निकाली थी, इसमें कुछ कॉमन निकाला भी नहीं, तो ठीक है, अगर मैं उस तरीके से अगर इसमें बताऊँ तो देखिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, उस तरीके से अगर मैं लिखाऊँ तो इसमें जे ओमेगा एल में क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, तो देखिए कैसे, तो उस टर्म्स के लिए अगर अपन लिखे तो ये बन जाएगा जे ओमेगा एल प्लस व्हाट है, जे ओमेगा एल एस सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, जे ओमेगा एल को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 1 इंटू व्हाट 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा तो कॉमन आ गया, एल अपॉन व्हाट ओमेगा एल सी, सॉरी ये ऐसा आ जाएगा एल सी, और ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा एल सी, ठीक है। अगर मैंने एक को कॉमन ले लिया तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास, ठीक है, ये बना इस तरीके से, ओवरऑल जो टर्म है ना, बस मुझे इसमें एडजस्ट करना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर यही से अगर मैं बोलूँगा, अगर सपोज मैंने जे ओमेगा एल को अगर कॉमन ले लिया तो बनेगा 1 प्लस जे ओमेगा, अगर ये कॉमन आ जा रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आपके पास एल ए सी अपॉन नॉट एल, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास जे ओमेगा एल इंटू व्हाट 1 प्लस एल ए सी अपॉन एल को मैं क्या लिख दूँ, के एस सी लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, के एस सी, लेकिन ये कैसा होगा आपके पास, शंट के साथ, शंट कंपेंसेशन के साथ होगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस तब आएगा जब मैं सीरीज में इंडक्टेंस ऐड करूँ, सो दिस विल बी जे ओमेगा एल इंटू व्हाट 1 प्लस के सी, और ये आएगा आपके पास क्या, ये आएगा इंडक्टर, ये इंडक्टर मतलब प्योर नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, सीरीज वाला एक्स इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, सीरीज वाला से बन जाएगा आपके पास एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट, सो जेड इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ, ये क्या आएगा आपके पास एक्स इक्विवेलेंट अपन व्हाट एक्स सी, ऐसा कुछ आ जाएगा 1 अपन एक्स सी एक्चुअली, तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा एल इंटू 1 प्लस के सी अपॉन ओमेगा सी, ऐसा आएगा। अगर इसमें से हटा दूँ ओमेगा को तो बन जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस के एस ई अपॉन व्हाट, ये एल बनेगा डिवाइडेड बाय सी। तो आपके पास अगर मैं जेड का एक्सप्रेशन देखूँ तो जेड अपॉन व्हाट, जेड डैश का अगर एक्सप्रेशन देखूँ तो बनेगा आपके पास एल अपॉन व्हाट सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय जेड डैश का एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी एल इंटू 1 प्लस के एस ई,
और ये आ जाएगा सी। तो अगर आप देखोगे उसको तो देखिए कैसा आएगा, जेड अपन जेड डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 प्लस के सी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 प्लस के सी। तो जेड डैश का जो एक्सप्रेशन बनेगा दिस विल बी जेड इंटू व्हाट जेड इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट के एस सी। ये आएगा आपके पास क्या, जेड डैश का एक्सप्रेशन सेकंड केस के लिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ किसके लिए, पावर के लिए, मतलब एसआईएल के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए एसआईएल के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या आ सकता है, बस जेड डैश में आपको चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो पहला केस बनेगा आपके पास एसआईएल के लिए क्या बनेगा, एस आई एल इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें देखिएगा आप एस आई एल इज इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास क्या, वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो एस आई एल डैश में बोल रहा हूँ तो दिस विल बिकम व्हाट वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड डैश, ठीक है। इस तरीके से मैं उसको लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं रेशियो लूंगा तो देखिए कैसे आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास एस आई एल अपॉन व्हाट एस आई एल डैश, एस आई एल अपॉन व्हाट एस आई एल डैश इज इक्वल टू, ये जो जेड डैश है क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, सो जेड डैश अपॉन व्हाट जेड। तो एस आई एल डैश अगर मैं बोलूँ एस आई एल डैश इज इक्वल टू व्हाट जेड अपॉन जेड डैश इनटू व्हाट एस आई एल इनटू व्हाट एस आई एल, इस तरीके से। तो अगर मैं जेड अपॉन जेड डैश की वैल्यू लिखूँ तो ये बन जाएगा जेड इंटू व्हाट 1 प्लस के एस ई मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस आई एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस आई एल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो एस आई एल अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एस ई अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 प्लस के एस ई, और ये क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी एस आई एल डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा एस आई एल डैश आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका बस एक ही मतलब निकल रहा है कि अगर आप उसमें सीरीज में अगर इंडक्टिव कंपेंसेशन अगर ऐड करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, आपकी जो एस आई एल होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म होगी डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ए टर्म ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा आपके पास, इसका बस एक ही मतलब होगा कि आपके पास जो इसके पहले इंपेडेंस था सर्ज इंपेडेंस, अब वो क्या हो गया, सर्ज इंपेडेंस इंक्रीज हो गया, और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कैसे होगी, कम होगी, क्योंकि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सर्ज इंपेडेंस। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इतना समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। फिर मैं यहाँ पे उसका डायरेक्टली अगर उसका फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब उसका पूरी अगर मैं लब्बे लुआब अगर उसका मैं बताऊँ, उसका अगर समरी बताऊँ तो बस एक ही कह सकता हूँ कि उसका जो इंपेडेंस क्या हो रहा है, इंपेडेंस इज इंक्रीजिंग, सो जेड डैश इज इक्वल टू व्हाट जेड इनटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे के 1 माइनस के सी आया था, यहाँ पे आएगा 1 प्लस के सी, लेकिन किसके साथ, इंडक्टिव कंपेंसेशन के साथ। और जो एस आई एल आएगा आपके पास एस आई एल इज इक्वल टू नॉर्मल एस आई एल डिवाइडेड बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के सी अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 प्लस के सी। तो आई होप कि शायद आपको इतना समझ में होगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो भाई अपन नेक्स्ट कंपेंसेशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब उसमें कौन सा अपन चेंज कर सकते हैं। अगर वो समझ में आ जाएगा तो और भी ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो थर्ड केस अपन थर्ड हेडिंग डालिए आप लोग कि अपने सीरीज कंपेंसेशन देखे, भी शंट कंपेंसेशन के बारे में बात करते हैं। उसमें एक बार कैपेसिटी शंट कंपेंसेशन देखते हैं, उसके बाद अपन इंडक्टिव शंट कंपेंसेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आएगा आपको देखने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप लोग शंट कंपेंसेशन, ठीक है। क्या शंट कंपेंसेशन में पहला कंपेंसेशन पढ़ा रहा हूं, दैट इज कैपेसिटी शंट कंपेंसेशन। सो दिस इज शंट कंपेंसेशन, क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट शंट कंपेंसेशन। और इसमें आप ब्रैकेट में लिखिएगा इंडक्टिव शंट सॉरी कैपेसिटिव, पहले कैपेसिटिव पढ़ते हैं फिर बाद में इंडक्टिव, ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन थी, आपने जो दिखाया था सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे, कैसी थी आपके पास ऐसा, और यहाँ पे आपके पास क्या था, कैपेसिटेंस था, ठीक है। अब इसके पैरेलल में मैं सॉरी शंट में मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ शंट में कह सकते हो, पैरेलल में कह सकते हो, ठीक है। एक कैपेसिटर लगाने वाला हो तो जो मैं उसको लगाऊंगा एडिशनल, उसको मैं बोलूंगा सी एस एच, उसको बोलूंगा सी, और ये बनेगा मेरे पास क्या एल, ये क्या बनेगा मेरे पास एल बनेगा, ठीक है। तो जो मेरे पास जो पैरेलल में जो मेरे पास एक्चुअल एडमिटेंस बनेगा उसको अगर मैं लिखूँ तो देखिए किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, जो एडमिटेंस बनेगा मेरे पास, तो देखिए उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। एडमिटेंस कैसे लिखते हैं, एडमिटेंस इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय एक्स ऐसा लिखूंगा। 1 बाय एक्स इज नथिंग बट व्हाट 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो वो क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट जे ओमेगा सी। इसमें दो कैसे पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मतलब पैरेलल में इंपेडेंस क्या होता है, ऐड होता है भाई, इंपेडेंस ऐड होता है पैरेलल में, एडमिटेंस ऐड होता है, ठीक है। और इसका एडमिटेंस क्या आ रहा है, जो ओमेगा सी आ रहा है, तो उसको अगर दोनों को अगर मैं लिख दूं तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट जे इनटू ओमेगा सी प्लस व्हाट ओमेगा सी एच, ठीक है। तो बन जाएगा आपके पास जे इंटू ओमेगा इंटू सी प्लस व्हाट सी एस एच, सी प्लस व्हाट सी एस एच। अगर मैं सी को कॉमन ले लूँ देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट जे ओमेगा सी इंटू 1 प्लस सी एस एच अपॉन व्हाट सी, तो दिस विल बी जे ओमेगा सी इंटू 1 प्लस के एस एच। शंट का पैरामीटर है और शंट पे मैंने कंपेंसेशन अप्लाई किया, इसके लिए मैं इसको के एस एच लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता हो कि के एस एच क्या है, वेयर के एस एच इज इक्वल टू व्हाट सी एस एच अपॉन व्हाट सी, ये आएगा आपके पास भाई के एस एच का वैल्यू, ये क्या आएगा आपके पास के एस एच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए मैं अगर उसकी बात करूँ तो देखिए फिर इस केस में अगर मैं इंपेडेंस को लिखने की बात करूँ तो जेड इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ, अगर मैं एक्सएल
हाँ, एक्चुअली जो देखा जाए ना डायरेक्टली ओमेगा सी यहाँ पे आता है, इसका मतलब ऑब्वियसली कोई एडमिटेंस लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सएल अपॉन व्हाट, एडमिटेंस लिखते हैं डायरेक्टली अपन, तो ये आ जाएगा जे नहीं ओमेगा एल लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो बन जाएगा ओमेगा एल अपॉन व्हाट ओमेगा इंटू सी इंटू 1 प्लस के एस एच इंटू व्हाट 1 प्लस के एस एच, इस तरीके से लिख दूं मैं उसको, ठीक है। तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी इंटू 1 प्लस के एस एच, सी इंटू व्हाट 1 प्लस के एस एच, सो दिस विल बिकम व्हाट जेड बेसिकली। ये क्या बनेगा आपके पास, जेड बनेगा। सो जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी इंटू 1 प्लस के एस एच, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जेड डैश आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जेड डैश आ जाएगा। तो मैं अगर जेड अपॉन जेड डैश की अगर वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस विल बी सी इंटू 1 प्लस के एस एच डिवाइडेड बाय व्हाट एल, इस तरीके से। तो जेड अपॉन व्हाट जेड डैश, दिस विल बी रिटन एज व्हाट, दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस के एस एच अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन व्हाट 1। सो जेड डैश की जो वैल्यू बनेगी, दिस विल बिकम व्हाट जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एस एच, 1 प्लस व्हाट के एस एच, इस तरीके से। अगर आपका इंपेडेंस क्या हो रहा है, इंपेडेंस अगर कम हो रहा है, इसका मतलब देखिए जेड डैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि दिस ओवरऑल वैल्यू विल बी डेफिनेटली व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस विल बी जो डिनोमिनेटर आएगा दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, और अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है इसका मतलब जेड को क्या कर देगा, कम। अगर जेड को उसने कम कर दिया तो मतलब ओवरऑल जो आपके पास जेड डैश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड केस में जब आपका जेड डैश अगर कम हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली सर्ज इंपेडेंस लोडिंग होगी, वो कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका अगर मैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का डायरेक्ट अगर एक्सप्रेशन बताऊं तो देखिए क्या आ जाएगा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग एस आई एल dash is equals to what SIL, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस KSH, 1 प्लस व्हाट KSH, ये आ गया आपके पास क्या, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इन व्हाट सेकंड केस, ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इन सेकंड केस। तो ये बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली क्या कहना चाहता है। मैं इसको पूरा का पूरा एक बार फिर से आपको समझा दूंगा डायरेक्टली, अगर आप उसने क्या पूछा डायरेक्टली आपको क्या लिखना चाहिए, आप आसानी से उसको लिख दोगे डायरेक्टली। मैं इतना सिंपल और इतने गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो भाई मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि बेसिकली क्या क्या चेंज होगा उसके इंपेडेंस में और उसके सर्ज इंपेडेंस लोडिंग में। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ और यहीं पे मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि उसका बेसिकली क्या मतलब है, ठीक है भाई, उसके मतलब के बारे में अपन यहाँ पे लिख देते हैं अभी। तो देखिए जो आपके पास इंपेडेंस आया, आपके पास इंपेडेंस का कैसा होगा, इंपेडेंस तो कम हो गया भाई, सो जेड डैश अपॉन व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एस एच, और आपके पास जो एस आई एल डैश आया आपके पास सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इन सेकंड के एस आई एल डैश इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एस आई एल इंटू अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 प्लस के एस एच इंटू व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एस एच, इस तरीके से आ गया। अब अपन क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेगा आप शंट कंपेंसेशन बट विथ इंडक्टिव कंपेंसेशन रहेगा। मतलब कि अपन पैरेलल में एक इंडक्टर लगाने वाले अभी, किसके, शंट जहां पे कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस में अपन एक इंडक्टर लगाएंगे, तो देखेंगे कि उसका वैल्यू कैसे आएगा। देखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेगा आप शंट कंपेंसेशन और ब्रैकेट में लिखिएगा इंडक्टिव, सो दिस विल बी रिटन एज व्हाट शंट कंपेंसेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपेसिटर की जगह पे लिखिएगा इंडक्टिव, क्या लिखिएगा, इंडक्टिव, ठीक है। तो इसको कैसा लिखा जाएगा भाई, जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होगी नॉर्मल, देखिए मैं यहीं पे लिखता हूँ डायरेक्टली, मैं यहाँ पे उसका रिजल्ट लिख दूंगा। तो आपके पास जो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन है ये, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या है, ये दूसरा कैपेसिटर नहीं, यहाँ पे अभी अपन इंडक्टर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इंडक्टर लगा रहे हैं, मैंने इंडक्टर रीडिंग लिखा है ना, तो बन जाएगा आपके पास इंडक्टर, ये बन जाएगा आपके पास जे एल शंट, और ये बन जाएगा आपके पास जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी, और ये बन जाएगा जे एल, ये बन जाएगा जे ओमेगा एल, इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल में जो उसका टोटल ओवरऑल जो इंडक्टेंस, सॉरी जो ओवरऑल जो एडमिटेंस आएगा, एडमिटेंस को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज जे ओमेगा सी प्लस व्हाट 1 बाय, देखिए एडमिटेंस लिख रहा हूँ मैं, इंपेडेंस नहीं लिख रहा हूँ, तो एडमिटेंस क्या आ जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा एल, 1 अपॉन जे ओमेगा एल आ जाएगा ना, ये तो सॉरी ये क्या आ जाएगा ओमेगा एल एस एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा एल एस एच, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। तो अगर मैं जो ओमेगा सी को अगर सपोज कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, जो ओमेगा सी इंटू व्हाट 1 बाय, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए अगर मैं ऊपर नीचे अगर ओमेगा सी से अगर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बन जाता है 1 ओमेगा एल स्क्वायर एल एस एच इंटू व्हाट सी, ओमेगा स्क्वायर एल एस एच इंटू व्हाट सी, ऐसा मैं उसको लिख देता हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे अपन लोग
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो ओवरऑल टर्म बन जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट के सी के एस एच आ जाएगा, तो बन जाएगा जे ओमेगा सी इंटू 1 माइनस, इस ओवरऑल टर्म को मैंने क्या लिख रहा हूँ, के एस एच, क्योंकि शंट में मैंने अप्लाई किया वो इम्पीडेंस, सॉरी कंपेंसेशन, तो वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो ओमेगा सी इंटू व्हाट 1 माइनस के एस एच, ऐसा मैंने उसको लिखा है भाई, ठीक है। अगर आपने उसको इतना लिख लिया तो देखिए इंपीडेंस क्या आ जाएगा आपके पास, जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल में तो उसमें सीरीज वाला पार्ट जो है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो कैपेसिटी वाला पार्ट है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास ओमेगा सी इंटू 1 माइनस के एस एच इंटू व्हाट 1 माइनस के एस एच इंटू व्हाट 1 माइनस के एस एच, इस तरीके से तो आ जाएगा आपके पास जेड इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, सो दिस विल बी एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस के एस एच, इस तरीके से। तो जेड अपॉन व्हाट, जेड डैश, ये तो जेड डैश है, सॉरी ये जेड डैश है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जेड डैश इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी नॉर्मल एल अपॉन व्हाट सी इंटू 1 माइनस के एस एच अपॉन व्हाट एल। ये तो आपने रट भी लिया होगा अभी, इतना आसान होगा कि मतलब आप उसको आसानी से भी डायरेक्टली लिख भी सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ही आसान होगा अभी। सो दिस इज जेड अपॉन व्हाट, जेड डैश, दिस इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट के एस एच, अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस के एस एच, इस तरीके से आ गया। तो जेड डैश की अगर मैं वैल्यू आपसे बताऊँ तो जेड डैश इज इक्वल टू व्हाट, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस एच। अगर यहाँ से जेड डैश की वैल्यू इतनी आ रही तो एस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आई एल इज इक्वल टू एस आई एल इंटू दिस इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस एच, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये ओवरऑल क्या करेगा, ये तो डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली जेड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर जेड इंक्रीज कर रहा है तो एसएल डिक्रीज होगा, तो एसएल देखिए इतने फैक्टर से डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाइड है इतने फैक्टर से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर डायरेक्टली मुझे उसको लिखना होगा तो इंपेडेंस के टर्म्स में देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ कि जेड, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एस आई एल, तो बन जाएगा मेरे पास एस आई एल डैश लिख रहा हूँ, जेड डैश लिख रहा हूँ, तो जेड डैश विल बिकम व्हाट, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस एच, और ये आ जाएगा आपके पास एस आई एल इंटू व्हाट, एस आई एल इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एस एच। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। उसने बस क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको बस उसके कंपेंसेशन में बस चेंज करना है, बाकी कुछ भी करना नहीं। इतना सिंपल तरीके से मैंने उसको बता दिया, और जितने पॉसिबल हो सकते उतने सारे पॉसिबल चीजें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो पूरा लिख दिया तो हम समझ गए, लेकिन ये के वगैरह जो यूज किया उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जो के वगैरह यूज किया उसको बेसिकली क्या करते हैं, ये जो के यूज किया ना उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपेंसेशन। उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपेंसेशन। इसका मतलब क्या, उसको कितने परसेंट से आपने उसको ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, मतलब कौन सा कंपेंसेशन लगाया है, कैसा नहीं लगाया है, ये सब चीजें उसमें लिखनी होती है। देखिए मैं उसको थोड़ा और समझा देता हूँ आपको, और डायरेक्टली उसको कैसे लिखना है ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली उसको कैसे लिखना है वो आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेर लिखिएगा चाहे तो, वेर के इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ कंपेंसेशन, के इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। ये आप उसको ऐसा लिख सकते, कंपेंसेशन आप उसको लिख सकते हो, वेयर के इज गिवन व्हाट, गिवन इन परसेंटेज में जनरली गिवन होता है, के इज गिवन, वेयर जनरली के इज गिवन इन परसेंटेज एक्चुअली, ठीक है। अभी कैसे लिखा जाएगा देखिए, मैं आपको बस ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने क्या किया ना, 40% सीरीज कैपेसिटी कंपेंसेशन, ठीक है, एंड 30% शंट इंडक्टिव कंपेंसेशन, ऐसा मैंने अप्लाई किया है। बस मैंने ऐसा बोल दिया, और आप देखिए कि मैं उसमें कैसे चेंज करूंगा। मेरे पास देखिए जो सर्ज इंपेडेंस है, सर्ज इंपेडेंस कैसा है, और जो एस आई एल का वैल्यू है कैसा है, पहले बस मुझे उसको पहले लिखने दीजिएगा, फिर देखिए अपन को कैसे चीजें समझ में आएगी। एस आई एल इज इक्वल टू व्हाट, वी एस अंडर रूट ऑफ व्हाट, सी बाई एल। ये क्या मेरे पास बेसिकली एस आई एल का वैल्यू, वी एस का स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है, वी एस का स्क्वायर है, वी एस का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी और एल। और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोल दिया आपको, और जेड का वैल्यू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल और सी, इस तरीके से। क्या बोला, 40% सीरीज कंपेंसेशन, सीरीज बोला है। सीरीज में क्या मतलब, सीरीज मतलब किस में चेंज होगा, इंडक्टर वाला जो टर्म होगा इंडक्टर के साथ चेंज होगा। मतलब क्या, जो भी चेंज होगा भाई इंडक्टर के इसमें, इसके बगल में सिर्फ मतलब इसके ब्रैकेट में सिर्फ, उसके बगल में सिर्फ दो ही टर्म आएगी, 1 माइनस के सी या 1 प्लस के एस एच। बात समझ में आ रही, सॉरी क्या आएगा, 1 माइनस के सी आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर शंट में लगा होगा तो यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस माइनस के एस एच। अगर यहाँ पे उसने प्लस तब आएगा जब उसने इंडक्टर, क्योंकि देखिए इंडक्टर जो होता है सीरीज में ऐड होगा, कैपेसिटर होगा तो सीरीज में होगा तो उसका नेगेटिव आ जाएगा साइन। बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन तब आएगा कब, जब उसमें इंडक्टिव कंपेंसेशन अप्लाई किया होगा, और यहाँ पे माइनस साइन कब आएगा, जब उसने कैसा कैपेसिटी कंपेंसेशन अप्लाई किया होगा। इसका मतलब कि सीरीज में अगर कैपेसिटिव है, क्या बोल रहा हूं मैं, सीरीज में अगर कैपेसिटिव है तो उस केस में यहाँ पे जो साइन आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव, और सीरीज में अगर इंडक्टिव कंपेंसेशन है तो उस केस में जो साइन आएगा कैसा होगा, पॉजिटिव।
मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन तब आएगा जब इंडक्टर में तुम क्या करोगे, इंडक्टर ऐड करोगे, क्योंकि इंडक्टर बोथ विल गेट एडेड इन सीरीज। कैपेसिटेंस रहेगा तो उसको कम कर देगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस का इफेक्टिव माइनस जे ओमेगा सी होता है और उसका क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास है जे ओमेगा सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब कि उसको कम कर देगा। इसका मतलब कि सीरीज कंपेंसेशन में जब भी कैपेसिटेंस आ जाएगा या कैपेसिटिव कंपेंसेशन आ जाएगा तो 1 माइनस के सी आ जाएगा, और इंडक्टिव कंपेंसेशन आ जाएगा इन केस ऑफ सीरीज कंपेंसेशन तो उसमें लिखोगे 1 प्लस के सी। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं कि 30% शंट कंपेंसेशन की, 30% शंट इंडक्टिव कंपेंसेशन की बात कर रहा है, किसकी, इंडक्टिव कंपेंसेशन की। इसमें ना उल्टा होगा, एक्जैक्टली इसका उल्टा होगा। अगर इसमें इंडक्टर यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे देख मैंने क्या बोलता है, शंट कंपेंसेशन, इंडक्टिव शंट कंपेंसेशन। जब मैं शंट में इंडक्टिव कंपेंसेशन की बात करूंगा, इंडक्टिव कंपेंसेशन, तो उसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। और कैपेसिटी कंपेंसेशन की बात करूंगा मैं इन केस ऑफ व्हाट, शंट। शंट में अगर मैं कैपेसिटी कंपेंसेशन की बात कर रहा हूं, शंट में अगर मैं कैपेसिटी कंपेंसेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें सी के साथ जो भी कोई भी शंट आएगा, 1 प्लस के एस एच, 1 माइनस के एस एच, उसमें से क्या आ जाएगा, शंट में क्या ऐड होता है, एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब क्या, जो ओमेगा सी। ठीक है, जो ओमेगा सी प्लस जो ओमेगा सी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। इसका मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली अगर लिखना होता तो डायरेक्टली आप देखिए कैसे लिख सकते थे, L अपॉन C। उसने क्या बोला है, 40% सीरीज कैपेसिटी। सीरीज मतलब कैपेसिटिव है, इंडक्टर के एक्जैक्टली अपोजिट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सो 1 माइनस 40% बोला है तो K के वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। K के वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4। सो दिस इज व्हाट, 0.4 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सी का उसने क्या बोला, 30% शंट कंपेंसेशन। शंट कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर अगर आप उसको मतलब पैरेलल में अगर ऐड कर रहे हो ना, तो इंडक्टर का जो एडमिटेंस आता होगा ऐसा तो 1 बाय जो ओमेगा एल, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो उसको तो नेगेटिव आ ही जाएगा साइन वहां पे। और नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3। इसका मतलब क्या, दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा, 0.4 इंटू एल डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 इंटू व्हाट, एल बाय सी। इस तरीके से ऑर्डर के लिए आप उसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 1.3t टाइम्स ऑफ व्हाट, जे, और ये आ जाएगा आपके पास व्हाट, जे डैश, क्योंकि एल बाय सी तो ऑलरेडी जो दिया था वही था, और ये तो क्या बन जाएगा 1.3 आ गया अंडर रूट में। इस तरीके से कल जाके अगर उसने क्या बोला आपको, कल जाके अगर उसने यहाँ पे बोला था कि 30% सीरीज कंपेंसेशन विद इंडक्टर, तो उस इंडक्टर होता तो उसमें क्या कर देते, एल इंटू 1 प्लस के से ऐड कर देते। और उसने अगर बोला था कि 40% शंट कैपेसिटी कंपेंसेशन, तो उसमें क्या कर देते, कैपेसिटी बोला तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ता है सी की ब्रैकेट में लिख दो, सी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के एस एच। याद रखना कि जो शंट में आ रहा है तो शंट में कैपेसिटेंस ऐड होगा, सीरीज में इंडक्टेंस ऐड होगा, तो बस इनके लिए पॉजिटिव साइन आएगा। अगर उसके एक्जैक्टली अपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब उसके दोनों में नेगेटिव साइन आएगा। बस इतना ही तुम्हें याद रखना। और ये पूरा का पूरा जो कंपेंसेशन की जो जर्नी थी उसमें बस आपको यही सब चीजें याद रखनी और यही सब चीजें समझनी, क्योंकि यही सब चीजें तुम्हें पूछी भी जाएगी एग्जाम में। बात समझ में